नमस्कार। नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। हम इस कार्यक्रम में देश की राजनीति में घट रहे राजनीतिक घटनाक्रम पर बातचीत करते हैं और अभय कुमार दुबे जी से तकरीबन रोज ही हमारी कोशिश होती है कि हम बातचीत करें। बीच में तकनीकी कारणों से कुछ व्यवधान रहे हैं, पर हमारी कोशिश होगी कि यह बातचीत अब नियमित रूप से आप तक पहुंचे। अभय सर नमस्कार, आपका स्वागत है। जी। आज की बातचीत की शुरुआत में बिहार में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम से करना चाहता हूँ। जी। इंडियन एक्सप्रेस में आज एक रिपोर्ट छपी थी कि जिस तरह की कवायद चुनाव आयोग के द्वारा की जा रही है, हुँ। उससे वहाँ के लोग, बिहार के लोग जो मतदाता है वो काफ़ी परेशान हैं। तो जो चुनाव आयोग का काम होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करे। ऐसा लगता है कि कुछ खास समूहों को प्रेरित ना करने बल्कि उनको उदासीन बनाने, हुँ। उनके नाम को लिस्ट से बाहर रखने की भी कोशिश हो रही है। इस घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? क्या चुनाव आयोग के नज़रिए से हम देखें तो इसमें कुछ ईमानदारी भी है जिसे विपक्षी दल नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए, चुनाव आयोग का हर प्रयास सर्वसमावेशी चुनाव कराने पर होना चाहिए। चुनाव आयोग का हर प्रयास इस दिशा में होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोटर बनें, ना कि वोटरों की संख्या कम हो। और चुनाव आयोग का फ़ोकस किसी एक समूह को मतदाता सूची में जोड़ने और दूसरे समूह को मतदाता सूची से निकालने के लिए नहीं होना चाहिए। ये एक मोटी-मोटी बातें हैं, जिन्हें मैं कोई बोल के नई बात नहीं बता रहा हूँ। और आमतौर पे अभी तक ऐसी कोई बहुत बड़ी शिकायत नहीं आई कि चुनाव आयोग ने किसी एक समाज के किसी एक हिस्से के वोटों को वो कम करने की उसके किसी कदम से वोट कम होने का अंदेशा पैदा हुआ हो। लेकिन ये एक पहला उदाहरण है, जबकि चुनाव आयोग की एक कवायद समाज के जो गरीब तबके हैं, वो तबके जो कि आमतौर पर अपना निजी रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करते हैं, जिनके यहाँ फाइलें नहीं होती हैं, जो कि हर चीज़ की सनद नहीं रखते हैं, हर चीज़ का सर्टिफ़िकेट जिनके पास नहीं होता है। मतलब चुनाव आयोग की इस कवायद से ये लोग घाटे में रहेंगे। इस बात का बिल्कुल स्पष्ट अंदेशा है और ये अंदेशा केवल विपक्ष के अंदर ही नहीं है। ये मानना गलत है कि ये अंदेशा केवल विपक्ष के अंदर है। ये अंदेशा अ, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ एनडीए जो कि सत्तारूढ़ गठजोड़ है केंद्र में भी और बिहार में भी, उसके भाजपा को छोड़कर दूसरे जो घटक दल हैं, उनके भीतर भी इस प्रकार का अंदेशा है। और वहां से इस प्रकार की आवाजें उठ रही हैं। चूंकि वो लोग सत्ता में हैं, इसलिए वो आवाजें थोड़ी घुटी-घुटी हैं, संकोच के साथ उठाई जा रही हैं। मतलब वहाँ उन लोगों को लगता है कि अगर वो चुनाव आयोग की आलोचना करेंगे तो दरअसल वो सत्ता में होने का जो उनका धर्म है उसका पालन नहीं करेंगे, सत्ताधारी गठजोड़ के धर्म का पालन नहीं करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को उससे दिक्कत होगी, ये छवि प्रोजेक्ट होगी कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, आपस में मतभेद हैं उसमें। इसलिए वो उनकी आवाज़ें थोड़ी दबी-दबी सी, घुटी-घुटी सी हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि वो भी इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। चुनाव आयोग ने जिस कवायद की शुरुआत की है, उस कवायद का मर्म 3-4 पंक्तियों में समझाया जा सकता है। पहली बात तो ये है कि ऐसी कोई कवायद आज़ादी के बाद से कभी नहीं हुई। नाम ज़रूर जो सघन पुनरीक्षण है, इस नाम की कवायदें हुई हैं पहले। 13 साल पहले जो कवायद हुई थी, वो सघन पुनरीक्षण की कवायद थी। लेकिन वो कवायद क्या थी कि जो तत्कालीन वो मतदाता सूची थी, उस मतदाता सूची की एक सघन जाँच-पड़ताल हुई थी और उसके अंदर संशोधन, परिवर्धन किए गए थे। इस तरीके से वो कवायद संपन्न हुई थी और कोई भी चुनाव उस वक़्त सिर पे नहीं था। कम से कम साल, सवा साल दूर थे सभी चुनाव, तब ये कवायद हुई थी। इस बार जो कवायद हो रही है, इसका नाम सघन पुनरीक्षण अवश्य है, लेकिन ये मौजूदा जो मतदाता सूची है, उसके अंदर संशोधन की कवायद नहीं प्रतीत होती। उसको तो अलग रख दिया गया है। एक तरह से उसको कूड़ेदान में फेंकने की योजना है। एक बिल्कुल नई मतदाता सूची बनाने की कोशिश हो रही है। और देखिए बिहार तो इसकी शुरुआत भर है। जो बिहार की समस्या है वो देश के अन्य इलाकों के मतदाताओं को भी झेलनी पड़ेगी। बिहार में तो एक तरह का ये पायलट प्रोजेक्ट है और बड़ा दुर्भाग्य ये है कि पायलट प्रोजेक्ट एक ऐसे प्रांत में चलाया जा रहा है जहां पर अभी नवंबर के महीने में चुनाव होना है, अक्टूबर के महीने में अधिसूचना जारी हो जाएगी और बिल्कुल पूरा बिहार चुनाव के मोड में है। और अगर जिस प्रांत में चुनाव पूरा प्रांत चुनाव के मोड में हो और वहां के मतदाताओं को नहीं पता हो कि पता नहीं उनका नाम मतदाता सूची में रहेगा या नहीं, तो सोचिए वो इस वक़्त किस प्रकार की मानसिक स्थिति से गुज़र रहे होंगे। भाई कम से कम बिहार में तो ना कराते,
कहीं और करा के देखते जहां समय होता। दूसरी एक और खास बात है कि इससे पहले होता ये था कि लोग दावा करते थे कि वो देश के नागरिक हैं। दावा क्या करते, कहते थे सामान्य हम देश के नागरिक हैं, और चुनाव आयोग उनकी इस बात को, उनके इस दावे को स्वीकार करता था, बशर्ते कोई खास बात ना हो। अब चुनाव आयोग ने नागरिकता प्रमाणित करने का जो दावा है वो मतदाताओं के ऊपर डाल दिया है, और कुछ ऐसे दस्तावेजों की मांग की है जो दस्तावेज आमतौर पर कम से कम बिहार के मतदाताओं के एक बड़े हिस्से के पास उपलब्ध नहीं है। और नागरिकता प्रमाणित करने वाला इसको सिटी, जहां अगर आप किसी दूसरे देश का कि वीजा के लिए अर्जी दें तो उसमें फॉर्म भरे, आप मान लो ब्रिटेन की वीजा के लिए अर्जी दें तो उसमें फॉर्म जो भरेंगे आप वीजा का, उसमें लिखा होगा कि आपका सिटीजनशिप कार्ड क्या है, तो उसमें आधार नंबर होगा। यानी दूसरे देश भी मान रहे हैं कि ये आपका आधार नंबर जो है वो आपका सिटीजनशिप कार्ड है, कंट्री कार्ड है आपका, वो उस बात का प्रमाण है कि आप भारत के नागरिक हैं। चुनाव आयोग इस बात को नहीं मान रहा। बिहार में ज्यादातर लोगों के पास आधार है। बहुत दिन 10 साल से कवायद चल रही है लोगों को आधार प्रदान करने की, बड़े पैमाने पर लोगों के पास आधार नंबर है। चुनाव आयोग उसको नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं मान रहा। चुनाव आयोग ऐसी बातें, ऐसे दस्तावेजों की उनसे मांग कर रहा है जिनको केवल 12 से लेके 20-25% लोगों के बीच ही पास ही वो दस्तावेज हैं। तो ये क्यों हो रहा है? ये अपने आप में एक सवाल है बहुत बड़ा। अच्छा, दूसरे ये मानना कि केवल इस कवायद से केवल राष्ट्रीय जनता दल के मतदाताओं को ही नुकसान होगा, ये मानना कि केवल विपक्ष के समर्थक मतदाता हैं उनको ही नुकसान होगा, नहीं, मैं नहीं मानता हूं। उनको भी नुकसान होगा, लेकिन एनडीए के भी बहुत सारे दलों के जो मतदाता हैं उनको नुकसान होगा। चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने समर्थन कर दिया है इस कवायद का, मैंने आज ही देखा है अखबार में। लेकिन मैं तो समझता हूं कि मैं गारंटी से कह सकता हूं कि चिराग पासवान के मतदाताओं को उससे नुकसान होगा, जितेंद्र राम मांझी के मतदाताओं को इससे नुकसान होगा, स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समर्थक मतदाताओं को इससे नुकसान होगा, राष्ट्रीय जनता दल के मुकेश सहनी के मतदाताओं को इससे नुकसान होगा ही होगा, उपेंद्र कुशवाहा के मतदाताओं को इससे नुकसान होगा ही होगा, सब मतदाताओं को नुकसान होगा। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं को इससे अपेक्षाकृत सबसे कम नुकसान हो, क्योंकि वो माना जाता है, ये मतलब मोटे तौर पर ये समझ बनती है कि जो ऊंची जातियां हैं, मजबूत जातियां हैं, पढ़ी लिखी संपन्न भूमिधर जातियां हैं, जो पेशों में भी हैं, इनके पास पैसे हैं, रंग रुतबा है, वो उन जातियों को सबसे कम नुकसान होगा, क्योंकि वो बहुत आसानी के साथ में उन दस्तावेजों को पेश कर देंगे चुनाव आयोग के सामने जो चुनाव आयोग मांग रहा है। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति अजीब सी बात है। चुनाव आयोग ये इन सब जो सवाल उठाए जा रहे हैं, जो मैं आपके सामने सवाल उठा रहा हूं, केवल मैं ही नहीं उठा रहा हूं, तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं। ये अखबारों में इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट का आपने हवाला दिया, योगेंद्र यादव बोल रहे हैं, अखबारों में हिंदी के, अंग्रेजी के, सब अखबारों में लिख रहे हैं, हमारे आपके योगेंद्र यादव जैसे बहुत से लोग इन सवालों को उठा रहे हैं, विपक्षी नहीं उठा रहा है, खुद एनडीए के भीतर से सवाल उठ रहे हैं, फिर भी इस काम को लगातार किया जा रहा है। समय बहुत ही कम है, विंडो बहुत छोटी है। इतनी छोटी विंडो में बिहार जैसे विशाल प्रांत के अंदर ये काम कैसे संपन्न होगा पूरा? क्या बिहार चुनाव को पीछे हटाया जाएगा थोड़ा और ज्यादा ताकि विंडो ही बड़ी हो सके, या थोड़े दिनों बाद इस प्रक्रिया को रोक दिया, कहा जाएगा भाई पुरानी मतदाता सूची से ही हम चुनाव करा लेंगे? क्या होगा? या चुनाव आयोग के पास कोई जादू का यंत्र है जिसके जरिए वो बिल्कुल ठीक जब अधिसूचना जारी होगी उससे पहले तक इस प्रक्रिया को कंप्लीट करके, पूरा करके नई मतदाता सूची बिहार की बना के तैयार कर देगा, जो सघन पुनरीक्षण के बाद, कथित सघन पुनरीक्षण के बाद आएगी। तो ये जो चल रही है प्रक्रिया, इस प्रक्रिया पर बहुत सारे सवाल हैं, और चुनाव आयोग को चाहिए कि बजाय इसके कि वो ये कहे कि विपक्ष सहयोग करे, विपक्ष गड़बड़ी मत करे, अफवाहें ना फैलाए, इस प्रकार की बात, इन बातों का बिंदुवार जवाब दे। भाई वो जवाब दे देना कि अगर लोग, वो बता देना कि अगर ये वाले दस्तावेज नहीं मिले किसी व्यक्ति को तो कौन से दस्तावेज से वो मान लिया जाएगा। जैसे कि आज अगर किसी व्यक्ति के पास मतदाता प्रमाण पत्र नहीं है, वोटर आई कार्ड नहीं है, तो वो बहुत सारे ऐसे दूसरे दस्तावेज हैं जिनको दिखा के
वो मतदान केंद्र में जाकर वोट डाल सकता है। वो आसानी से लोगों के पास उपलब्ध होते हैं, उनके जरिए मतदाता सूची में नाम उसका ढूंढा जा सकता है। मतदाता सूची में नाम नहीं होगा तो नहीं डाल सकता, ऐसा ही बात है। लेकिन उन दस्तावेजों को दिखा के वो वहां पर जो अधिकारी बैठा होगा, वो बाहर जो बैठे रहते हैं मेज डालते, उनको हमारा नाम ढूंढ दीजिए इसके अंदर से, तो बता देगा साहब कि इस वाले कमरे में चले जाइए, वोट डाल आइए अपने जाकर। तो ये सुविधा चुनाव आयोग देने के लिए क्यों तैयार नहीं है, सवाल इस बात का। क्या आपको ये लगता है कि चुनाव आयोग स्वायत्त रूप से यह काम कर रहा है, यानी कि कुछ अधिकारी बैठे उन्होंने फैसला लिया किस तरह काम करने की जरूरत है, या पर्दे के पीछे से कोई दबाव भी है जिसकी तरफ विपक्ष इशारा कर रहा है? मेरा मानना है कि किसी भी किस्म का चुनाव सुधार, अगर हम इसको एक चुनाव सुधार की संज्ञा दें, अगर ये खराब किस्म का चुनाव सुधार है, अच्छे किस्म का चुनाव सुधार नहीं है, तो चुनाव सुधार के मकसद से किया जा रहा है। अच्छा, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और वो स्वायत्त संस्था है, तकनीकी रूप से कागज के ऊपर यही लिखा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे नहीं लगता कि चुनाव आयोग कभी कोई ऐसा काम करता है जिसमें वो सरकार से किसी प्रकार के औपचारिक अनौपचारिक परामर्श ना करता हो। जो संवैधानिक संस्थाएं भी होती हैं वो कोई ऐसी 100% स्वायत्त नहीं होती हैं कि वो किसी से और परामर्श ही नहीं करती हैं। मतलब कोई सब कुछ उन्हीं के भीतर ही घटित हो जाता है। बड़े से भाई चुनाव आयोग कोई निर्णय लेगा, उससे पूरा देश के चुनाव प्रभावित होगा, सरकार बनाने की प्रक्रिया प्रभावित होगी, सार्वजनिक जीवन में विमर्श प्रभावित होगा, दलीय प्रणाली प्रभावित होगी, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। तो इसमें कहीं ना कहीं हम अगर इसको हम एक बार की हम कहीं कोई साजिश नहीं है, मान लीजिए ये एक इल कंसीव्ड एक खराब तरीके से बनाया हुआ तैयार किया गया एक कदम है जिसको सुधार की संज्ञा दी जा रही है, तो ये हो ही नहीं सकता कि इसके पीछे सरकार की सहमति न हो। सरकार की सहमति के बिना इतना बड़ा कदम कोई चुनाव आयोग नहीं उठा सकता, भले ही वो स्वायत्त क्यों ना हो, भले ही वो संवैधानिक क्यों ना हो। जो कांग्रेस के नेता हैं और इंडिया ब्लॉक के असल में नेता गए थे चुनाव आयोग से मिलने, और कांग्रेस के नेता जिसमें कि पवन खेड़ा हैं, बाद में कृष्णा अलवरू ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चुनाव आयोग ने उनसे यह कहा कि अब वो तय करेगा कि वो किस पार्टी के किस नेता से मिलेगा और कोई भी आकर उनसे नहीं मिल सकता है। और फिर उन लोगों का निष्कर्ष ये है कि चुनाव आयोग पे हमें पहले कम विश्वास था, वो भी विश्वास खत्म हो चुका है। मेरा सवाल ये है कि विपक्ष क्या ज्यादा आक्रामक तरीके से चुनाव आयोग पे हमला कर रहा है, उसे और संवाद वाला तरीका अपनाया जाना चाहिए? उसके पास कौन से रास्ते हैं, कौन से विकल्प? भाई ये बहुत अजीब सी बहस है। आप देखिए, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसके पास कुछ अधिकार हैं और चुनाव आयुक्त जो होते हैं उनका बड़ा सम्मान होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त का और भी ज्यादा सम्मान होता है। विपक्ष कोई नेता मिलना चाहता है तो विपक्ष उनसे समय मांगता है। चुनाव आयोग जब चाहता है तभी वो उससे मिलता है। क्या ऐसा थोड़ा होता है कि विपक्ष का नेता अपनी मर्जी से घुस जाए वहां जाके और उनके कमरे में घुसता चला जाए और उनकी कुर्सी बैठ के उनसे बातचीत करने लगे? ऐसा कहाँ होता है। ऐसा भी नहीं होता है कि चुनाव आयोग के लोग टहलने गए और रास्ते में पकड़ के उनसे कोई बातचीत करने लगा हो। चुनाव आयोग के साथ तो ऐसी घटनाएं नहीं होती। इस बात के इस पूरे संवाद की जरूरत क्या है भाई? जैसे कि मान लीजिए विपक्ष के कोई नेता चुनाव आयोग से मिलना चाहते हैं तो वो वहां पर उससे समय मांगेंगे। चुनाव आयोग जब समय देगा तभी तो मिलने जाएंगे। ये कहना कि हम जिसको चाहेंगे उससे मिलेंगे, ये तो हमेशा ही से होता है। इसमें नई बात क्या है? क्या ऐसी कोई घटना हुई है कि कोई नेता वहां पे दरवाजे में लात मार के घुस गया हो और वहां से बात करने लगा हो उनसे, जबरदस्ती बात करने लगा हो उनसे? ऐसा तो नहीं होता है। ये किस प्रकार का डायलॉग है? एक दूसरे मुद्दे की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, और वो मुद्दा है इस खबर का कि असदुद्दीन ओवैसी ने आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव को चिट्ठी लिखी है कि वो भी महागठबंधन में आना चाहते हैं। आप इस राजनीतिक घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? क्या ओवैसी ने स्टंप कर दिया है महागठबंधन को कि बाद में मतदाताओं को जाकर कह पाएंगे कि हम तो आना चाहते थे, हमने चिट्ठी लिखी थी, उनकी ये कोई नई मांग नहीं है। हर चुनाव के बाद वो हर चुनाव के दौरान कहते हैं कोई हम तो आना चाहते थे, हमको ले ही नहीं रही। अच्छा, अभी तक असदुद्दीन ओवैसी का जो रवैया रहा है वो बीजेपी के इसके बारे में जो गैर भाजपा दल हैं वो शंकित रहे हैं उनके इस रवैये के पीछे, और वो मानते रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खेलते हैं, घोषित रूप से ये भाजपा की तरफ से खेलते हैं। ये रहे। पिछली बार अगर असदुद्दीन ओवैसी
सीमांचल की कुछ सीटें नहीं ले लेते और वो सीटें उनके पास चली जाती, राष्ट्रीय जनता दल के पास चली जाती, तो हो सकता है कि बिहार में सत्ता की संरचना कुछ अलग तरह की होती। इस बात की पूरी संभावना थी। अच्छा, अब अगर अभी लालू यादव को तय करना है, अगर असदुद्दीन ओवैसी को वो लेते हैं, तो पहली बात तो यह है कि वो एक ऐसे व्यक्ति को महागठबंधन में लेंगे जो मुख्य तौर पर सांप्रदायिक अपील करता है। तो उससे भारतीय जनता पार्टी को ये सुविधा होगी कहने की कि भाई ये तो घोर मुस्लिम सांप्रदायिक लोगों के साथ में गठजोड़ बनाया हुआ है इन्होंने। भाई इस पूरे उत्तर भारत में और पूर्वी भारत में मुस्लिम लीग का कोई वजूद नहीं है। मुस्लिम लीग का थोड़ा बहुत वजूद है, वो दक्षिण भारत में और केरल वेरल में थोड़ा मुस्लिम लीग का वजूद है केवल। लेकिन इस पूरे इलाके में असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी एक तरह की मुस्लिम लीग के तौर पर ही आचरण करती है। भाई वो तो केवल मुसलमानों को ही, मुसलमान मतदाताओं को ही वो लोग अपील करते हैं, उनकी सारी राजनीति उसी के लिए है। तो एक ऐसी पार्टी के साथ जब वो गठजोड़ करेंगे, गठजोड़ में शामिल करेंगे उसको, तो उन्हें भाजपा के इस आरोप का सामना करना पड़ सकता है और उसमें उसके खिलाफ, उनके खिलाफ हिंदू प्रतिक्रिया भी हो सकती है, उसमें उनको नुकसान हो सकता है उनको। तो और दूसरे, जब आप उनको शामिल करेंगे तो आपको उन्हें सीटें भी देनी पड़ेंगी। तो एक तो वो दिक्कत है कि आपको सीटें देनी पड़ेंगी। दूसरी दिक्कत, उससे बड़ी दिक्कत यह है कि आपकी जो चुनाव मुहिम है उसका माहौल खराब होगा और भाजपा को आपके खिलाफ एक बड़ा मुद्दा मिलेगा, एक ऐसा मुद्दा मिलेगा जिससे आपको ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता है कि महागठबंधन में असदुद्दीन ओवैसी को ये लोग लेने के लिए तैयार होंगे। और अगर वो नहीं लेते हैं तो क्या इसका नुकसान महागठबंधन को हो सकता है? कुछ मेरे युवा ख्याल से तो मतदाता लालू यादव और तेजस्वी यादव या कांग्रेस और सीपीआई एमएल वगैरह ने जो कुछ अपनी रणनीति सोची होगी, वो बिना असदुद्दीन ओवैसी के ही रणनीति उन्होंने अपनी बनाई होगी। ऐसा नहीं है कि उन्हें अब उन्हें रणनीति बनाना है कि ओवैसी को लेंगे कि नहीं लेंगे। मेरे ख्याल से तो ओवैसी ने पिछले चुनाव में उनके खिलाफ काम किया था, उनके खिलाफ उम्मीदवार खड़े किए थे, उनका नुकसान भी किया था। तो वो लोग सब तो अपनी जो शुरू से रणनीति बना रहे हैं वो मान के ही चल रहे होंगे, हमें ओवैसी की राजनीति का सामना करना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये उनके लिए ज्यादा चिंता की बात है। हाँ, ओवैसी अगर उनके साथ आ गए तो उन्हें अपनी रणनीति जरूर बदलनी पड़ सकती है। एक खबर आज मैंने ये पढ़ी कि पशुपति कुमार पारस, जो रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं, केंद्र में मंत्री हुआ करते थे पिछले चुनाव से पहले तक, उन्होंने कहा कि उनकी तेजस्वी यादव से बड़ी अच्छी बातचीत हुई है और सीट शेयरिंग पे बात आगे बढ़ रही है। क्या आपको लगता है कि उनका महागठबंधन की तरफ आना चुनाव में कोई कारक रहेगा? 500 वोट भी वो दिला पाएंगे एक विधानसभा क्षेत्र में? भाई देखिए, पशुपति पारस का महत्व तो एक वक्त में था, तब जबकि भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को कोने में धकेल रही थी रामविलास पासवान के देहांत के बाद। फिर धीरे धीरे भाजपा ने सोचा कि भाई पशुपति पारस की बजाय हम इन्हीं को महत्व देंगे। अब पशुपति पारस की मुझे नहीं लगता कि उनके पास ऐसी कोई पासवान वोटों के या दलित वोटों के गोलबंदी की उनके पास कोई विशेष क्षमता है, तो वो कोई फर्क डाल पाएंगे, मुझे नहीं लगता ऐसा। अगर वो आएंगे महागठबंधन में तो उनको सीटें देनी पड़ेंगी, तो वो भी एक समस्या हमेशा रहती है। मतलब जितने ज्यादा गठबंधन के पार्टनर होंगे उतनी सीटों का उतना ज्यादा बंटवारा होगा। और मुझे नहीं लगता कि उनके पास ऐसी कोई क्षमता है कि वो चिराग पासवान से वोट छीन लेंगे या चिराग पासवान के लिए कोई दिक्कतें पैदा करेंगे। ये तो भाई भाजपा, वो जो पूरा एनडीए है बिहार का और सारे देश का भी, उसमें जो भाजपा चाहती है वो होता है। जब चिराग पासवान के वोटरों के साथ में बीजेपी के वोटर जुड़ते हैं, आप समझ रहे हैं ना, चिराग पासवान के वोटरों के साथ में जब बीजेपी के वोटर जुड़ते हैं, जब उनके साथ नीतीश कुमार के वोटर जुड़ते हैं, जब दूसरे और वोटर, पूरे एनडीए के वोटर जुड़ते हैं, तब जीत हार का समीकरण बनता है। अब ये लालू और तेजस्वी को ये देखना पड़ेगा कि पशुपति पारस के उम्मीदवार जहां खड़े होंगे, अगर मान लीजिए वो महागठबंधन के टिकट पर खड़े होते हैं उम्मीदवार, तो उसमें महागठबंधन के वोट उनके साथ जुड़कर क्या उन्हें जीत की तरफ ले जा सकते हैं या उनकी दावेदारी मजबूत हो सकती है। चिराग पासवान जिस तरीके से अपनी राजनीतिक गोटी को आगे बढ़ा रहे हैं, यानी उन्होंने कहा है कि वो एक जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का और खुद को बहुजन नेता के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं बिहार में।
क्या हम ये कहें कि वो स्वायत्त रूप से अपनी राजनीति कर रहे हैं, या पिछली बार की तरह ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उनके साथ कुछ खेल कर रहा है या उसकी उनके इशारे पे काम कर रहे देखिए, हैं? ये सारे मौके भाजपा उन्हें प्रदान कर रही है। अब अमित शाह का वक्तव्य याद कीजिए, अमित शाह ने कहा था कि भाई अभी तो नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये अभी नहीं कहा जा सकता। तो इस तरह के जब वक्तव्य दिए जाएंगे तो इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री का पद खुला हुआ है। एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय नहीं है, अभी खुला हुआ है। तो हर एक को स्वतंत्रता है अपनी पेशबंदी करने की, हर एक को स्वतंत्रता है अपनी दावेदारी करने की। और नीतीश कुमार वगैरह की तरफ से बहुत इस तरह के कमजोर से खंडन आ रहे हैं इस बात के। जैसे केसी त्यागी ने इसके जवाब में कहा नहीं, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। खुद नीतीश कुमार ही नहीं कह रहे हैं, उनका बेटा भी नहीं पहले बेटा बोल रहा था, वो भी बोलना बंद कर दिया है। तो जनता दल यूनाइटेड की तरफ से जो इस प्रकार की दावेदारियां हो रही हैं, इस प्रकार के वक्तव्यों के खिलाफ, वो काफी कमजोर सी हैं दावेदारियां। इससे बिहार में एनडीए के मुख्यमंत्री पद का जो के उम्मीदवार हैं वो एक से ज्यादा हो गए हैं। एक सवाल मैं होसबोले साहब के बयान के संदर्भ में करना चाहूंगा आपसे। पीछे हमने इस पे चर्चा की थी। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर दत्तात्रेय होसबोले जो आरएसएस के महासचिव हैं, वो अपने बयानों को लेकर काफी गंभीर हैं, तब भी क्या आज के दिन में आरएसएस के कहने पर भारतीय जनता पार्टी ऐसा संविधान संशोधन कर सकती है जिससे सेकुलरिज्म और सोशलिज्म शब्द को संविधान से हटाया जा सके? देखिए, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म को संविधान से हटाने के लिए एक बहुत बड़ी कवायद है। ये कोई छोटी मोटी कवायद नहीं है। क्या भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त फुर्सत है ये सब काम करने की? मतलब आज की तारीख में तो फुर्सत है नहीं। इस वक्त तो भारतीय जनता पार्टी दूसरे कामों में व्यस्त है। मुझे तो लगता नहीं है कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक बहस करने के लिए ये बात हवा में उछाल दी है, लेकिन इसके लिए कोई संस्थागत प्रयास अभी तुरंत शुरू होने वाले हो निकट भविष्य में, ये मुझे नहीं दिखाई पड़ता। और ये भी है कि उनके जो राजनीतिक सहयोगी है शायद उन्हें समर्थन प्रदान ना करे इस काम के लिए। नहीं, वो तो एनडीए में इस सवाल पर फूट पड़ जाएगी। एनडीए में इस सवाल के ऊपर फूट पड़ जाएगी। एक आखिरी सवाल, महाराष्ट्र में जो कुछ भी राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है भाषा विवाद को लेकर, उससे है। क्या हम इसे इस रूप में देखें कि जो ठाकरे बंधु हैं वो इसके माध्यम से अपनी राजनीतिक ताकत को फिर से हासिल करना चाहते हैं, खासकर मुंबई के आसपास के इलाकों में, या फिर ये भाजपा की बहुत मुश्किल है उनके लिए इस केवल इस सवाल से जो है वो, जब शिवसेना ने बाल ठाकरे के नेतृत्व में अपनी ताकत बनाई थी, मैंने उसका काफी अध्ययन किया है। आप जानते हैं ये पूरी कहानी, मैंने पुस्तक भी उसके ऊपर लिखी है, और भी बहुत अच्छे अच्छे अध्ययन उपलब्ध हैं, केवल मेरा अध्ययन ही नहीं उपलब्ध है। मुझे लगता है कि उसमें बहुत सी चीजें थी जिसकी वजह से ठाकरे का जनाधार बना था। सबसे बड़ी बात तो उसके अंदर एक तो भाषा का सवाल भी था, उसके बाद मराठी मानुस का सवाल केवल भाषा का सवाल नहीं है, उसके साथ रोजगार का सवाल जुड़ा हुआ है। जो शिवसेना के दफ्तर हुआ करते थे वो एक तरह से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, रोजगार कार्यालय की तरीके से काम करते थे। फिर उसके अंदर एक मिलिटेंसी थी, एक तरह की आक्रामक राजनीति थी जिसके भीतर हिंसा खदबदाती रहती थी। वो आक्रामक राजनीति ये थी, वो दक्षिण भारतीयों के खिलाफ और गुजरातियों के खिलाफ खास तौर से इस्तेमाल होती थी। बाद में वो मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल होने लगी, लेकिन शुरू में तो मुसलमानों के खिलाफ नहीं बल्कि गुजरातियों और दक्षिण भारतीयों के खिलाफ वो इस्तेमाल होती थी। अब इसमें आप दोनों ठाकरे बंधुओं का इतिहास देखिए, ये इतिहास अदलता बदलता रहा है। जब नवनिर्माण सेना बनाई थी इन्होंने, तो राज ठाकरे ने बनाई थी, तो उस वक्त उनका पहला वाला आप घोषणा पत्र देखिए, वो पहला वाला घोषणा पत्र देख के लगता है जैसे किसी उदार पार्टी का घोषणा पत्र। फिर भी समझ में आया अगर इससे तो कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर अचानक कट्टर हो गए। यानी जब चाहते हैं तो आप उदार हो जाते हैं, जब चाहते हैं तो आप कट्टर हो जाते हैं। तो इन लोगों की साख असल में धीरे धीरे लगातार गिरी है, और उद्धव ठाकरे की छवि इस तरह की बन गई है कि वो अपनी सरकार की रक्षा नहीं कर पाए। तो अब ये दोनों भाषा के सवाल पे मिल जाएं, और भाजपा ने भांप लिया कि भाई भाषा का सवाल लेके ये कोई ज्यादा बड़ी छलांग न मार दें, तो उसने फौरन कदम भी वापस खींच लिया अपना। अब कदम वापस खींचने के बाद में वो मुद्दा जो है वो उनके हाथ से वैसा नहीं रहा मुद्दा। अगर भाजपा उस पर अड़ी रहती तो ये बात कुछ बन सकती थी। तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें ज्यादा कुछ होगा। अब सवाल यह है क्या
अब भाषा वाला सवाल तो रहा नहीं, अब भी दोनों भाई क्या मिले रहेंगे, ये भी अभी तय नहीं है। आज की अपनी इस चर्चा को हम इसी बिंदु पर समाप्त करते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति के बारे में प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे। आज की बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।